एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 217 बीएनएसएस से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 217 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। कह रहा है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है विच इज अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट हुआ है और उसी ये जो स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है इसी की अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हुई है इस ऑफेंस को कमिट करने की, तो उसका प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होगा, ये उसका प्रोसीजर जो है सेक्शन 217 में बताया गया। देखो, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। क्लॉज है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 7 और अंडर सेक्शन 196, 299 और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 353 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस जो ऊपर बताए हुए हैं, एनी सच अबेटमेंट भी अगर है एज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 47 ऑफ बीएनएस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन या आप कह सकते हैं कि परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों में से किसी की, आपके सीजी या फिर एसजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर उसके बाद नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 197 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 353 ऑफ बीएनएस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर 3 अथॉरिटीज दे रखी हैं। यहाँ पर 3 अथॉरिटीज किस लिए दे रखी है? यहाँ पर 3 अथॉरिटीज दे रखी है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके जो है परमिशन के बाद ही कोई कोर्ट इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में कॉग्निजेंस ले सकती है, ये यहाँ पर बताया गया। तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड आपके डीएम। इन तीनों में से किसी का भी जो है आपको प्रायर सैंक्शन लेना होगा या प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। Subsection 3 says no court shall take cognizance of the offence of any criminal conspiracy punishable under subsection 2 of section 61 of भारतीय न्याय संहिता। कह रहा है कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 का ऑफ बीएनएस other than a criminal conspiracy to commit an offence which is punishable with death। हाँ, किसका ले सकते हैं? इन्होंने कहा कि इसका नहीं ले सकते। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61 का अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है तो नहीं ले सकते, लेकिन कहा कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है विच इज पनिशेबल विद डेथ का हुआ है, डेथ का कोई ऑफेंस है उसका अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कोई ऑफेंस है उसका अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है कोई फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड 2 साल से ज्यादा का अगर कोई रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है उसका अगर किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज कंसेंटेड इन राइटिंग। कब ले सकते हैं इसकी जो देखो, एक बार यहां पर शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखते हैं कि डेथ का ऑफेंस है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है विच इज 2 years और अपवर्ड्स, ठीक है। तो किसका सैंक्शन की जरूरत होगी? किसके सैंक्शन की जरूरत होगी? स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो भी राइटिंग में कंसेंट किया होना चाहिए। ये है, इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना करके लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर सबसेक्शन का, ठीक। प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 215 अप्लाई। अगर इस तरीके का है तो नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी, तो ऐसे मामले में कंसेंट नेसेसरी नहीं है। देन Subsection 4, the central government or the state government before according sanction under subsection 1 or subsection 2 and the district magistrate may before the sanction under subsection 2 and the state government or the district magistrate may before giving consent, जिनका जो भी कुछ है कंसेंट देने से पहले जो अथॉरिटीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ी सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 3 में, जहां हमने डिस्ट्रिक्ट में जहां डीएम थे, जहां डीएम की पावर है वहां पे डीएम का पावर हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों में से किसी एक की पावर है तो वो हम लोगों ने पढ़ा। तो कह रहा है ये सब करने से पहले, कंसेंट देने से पहले, सैंक्शन देने से पहले ये क्या कर सकते हैं? ये ऑर्डर कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं होंगे। इन विच केस सच पुलिस ऑफिसर शैल हैव द पावर्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174। जो मतलब इन्होंने यहाँ पर पुलिस वाले की पावर ही बता दी कि इंस्पेक्टर की पावर क्या होगी, इनकी पावर होगी जो पावर सबसेक्शन 3 में बताई गई है सेक्शन 74 की, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सेक्शन 218, अब यहाँ पर क्या है? प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स।
क्या है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स के, अगर जजेस का प्रोसिक्यूशन होना है या पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन होना है तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो जो है इस सेक्शन में बताया गया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है, कह रहा है व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज अ जज, वो है जज, अभी करेंटली वो सर्व कर रहे हैं या फिर रह चुके हैं जज या मजिस्ट्रेट, और अ पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तीन चार बातें देखो, तीन बातें उन्होंने कही, जज है, मजिस्ट्रेट है या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो बगैर गवर्नमेंट के सैंक्शन के, अगर वो अक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए, ये तीनों ही लोग, एक जज, एक मजिस्ट्रेट और जो है कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसको आप ऐसे ही नहीं निकाल करके बाहर फेंक सकते हो उसकी नौकरी से, अगर इस तरीके का कोई है और वो अक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए, अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, उनके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, बाय हिम व्हाइल एक्टिंग और पर्पटिंग टू एक्ट, जब वो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब वो अपना ऑफिस, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे थे, डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, देखो यहाँ पर कीवर्ड भी आपको मिल गया, डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब वो कोई अपना काम कर रहे थे, अगर उनके खिलाफ कोई मामला आए तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऐसे ऑफेंस का एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोक एक्ट 2030। प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा किसका, अब देखो ए और बी क्लॉज में बताया हुआ, अगर मामला यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यूनियन गवर्नमेंट से मतलब अगर मामला यूनियन का है, मामला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए होगा, यानी कि अगर वो पर्सन जज, मजिस्ट्रेट या वो पब्लिक सर्वेंट अगर एम्प्लॉयड है, कहां पर, यूनियन में एम्प्लॉयड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन की जरूरत होगी, और अगर वो स्टेट में एम्प्लॉयड है तो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन की जरूरत होगी। इसमें बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड that where the alleged offence was committed by a person referred to in clause B, state वाला मामला है, during the period while a proclamation issued under clause 1 of article 356 of the constitution was in force in state, clause B will apply as if for the expression state government occurring therein the expression central government were substituted। मतलब मान लो अगर इमरजेंसी का कोई मामला वगैरह हो गया है तो वहां पर, जहां पर यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन की जरूरत है, अगर स्टेट का मामला है तो इमरजेंसी के मामले में ऐसा नहीं होगा। अगर इमरजेंसी का मामला मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेप इन अगर कर दिया है, कोई इमरजेंसी वगैरह लगा दी गई है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की जगह हम समझेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखो एक तो ये प्रोवाइजो हो गया, दूसरा प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच गवर्नमेंट शैल टेक अ डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज, 120 दिन के अंदर अंदर उनको जो है डिसीजन लेना होगा। किस चीज का डिसीजन लेना है, ये सैंक्शन जो उनके पास आया, मतलब जो परमिशन जो चाहिए केस इंस्टीट्यूट करने की, 120 दिन के अंदर अंदर आपको बताना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन, क्या परमिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, एंड इन केस if it fails to do so, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, the sanction shall be deemed to have been accorded by such government, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने सैंक्शन दे दिया है। मतलब अगर वो 120 दिन के अंदर अंदर सैंक्शन नहीं दे पा रहे हैं, 120 दिन के अंदर नहीं बता पा रहे हैं, कुछ परमिशन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने 120 दिन के अंदर अंदर नहीं किया है तो 121वें दिन जो है मान लिया जाएगा कि उन्होंने सैंक्शन दे दिया है। Provided also that no sanction shall be required of a public servant accused of any offence, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज सेक्सुअल इन नेचर, जनरली ये सारे जो सेक्शंस हैं, ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं, ये जो है फिजिकल वाले ऑफेंसेस हैं, मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो अगर इस तरीके कोई ऑफेंस है तो वहां पर कोई भी सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी तरीके कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, केस ऐसे ही जो है किया जा सकता है। Subsection 2 says no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the armed force of union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government। भाई अगर आर्म्ड फोर्सेस का मामला है, आर्मी का मामला है, तो कोर्ट अपने आप से पहले कॉग्निजेंस नहीं लेगी, पूछना पड़ेगा किससे, मतलब प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, देखो सबसेक्शन 3 सेज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट, ये एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट कर सकते हैं दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू सच क्लास or category of the members of the forces charged with the maintenance of public order as may be specified therein wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection will apply as if
the expression central government occurring therein, the expression state government was substituted. अब यहाँ पर अगर इस तरीके कोई मामला है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को लेकर के अगर कोई मामला है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड को, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब क्या कहने का मतलब, क्या कहने का मतलब ये कि अगर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से कोई मामला था तो सैंक्शन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए होगा, सैंक्शन फिर चाहिए होगा स्टेट गवर्नमेंट का। इनके कहने का मतलब ये, ठीक। सबसेक्शन 4 से नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, इसमें वही प्रोक्लेमेशन वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम मानेंगे, ठीक है। प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही सेम चीज यहाँ पर भी बता रखी है। देन the central government or the state government may determine the person, decide करेंगे by whom, the manner in which and the offence or offences for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held। भाई हम कह रहे हैं कि हमें परमिशन की तो जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, साथ ही साथ इन दोनों का ये भी काम है कि ये बताएंगे भी कि कौन से कोर्ट में ट्रायल हेल्ड किया जाएगा, कि इन लोगों का ट्रायल, ये जो हमारे जज है, मजिस्ट्रेट है, पब्लिक सर्वेंट है, इनका ट्रायल कहाँ कंडक्ट होगा, किस मैनर में कंडक्ट होगा, ये सारी बातें जो है आपके ये बताएंगे, इस मैनर भी बताएंगे और स्पेसिफाई करेंगे कोर्ट भी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा सबसेक्शन 5। अब हम आते हैं सेक्शन 219 पे। 219 बड़ा ही प्यारा सेक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। पिछला वाले सेक्शन में 218 सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो जजेस मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा था, और जो आपसे रिलेटेड सेक्शन है यानी कि जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उनके लिए वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो रिलेटेड सेक्शन है, आप लोग पब्लिक सर्वेंट्स होंगे तो आपको ये सारे जो आपसे रिलेटेड सेक्शन है वो पता होने चाहिए। आपसे रिलेटेड मैंने कितनी बार बोल दिया, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वो सारे सेक्शंस आपको तो जरूर पता होने चाहिए। अब आओ प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, ठीक है। अब ऑफेंसेस हुए हैं, शादी के विरुद्ध कोई ऑफेंस हुआ है, विवाह के विरुद्ध कोई ऑफेंस हुआ है, तो उसका जो है कॉग्निजेंस कोर्ट किस तरीके से लेती है? अपने आप नहीं ले सकती है, अपने आप नहीं ले सकती। जब तक कि जो विक्टिम है वो अप्लाई ना करे कोर्ट में तब तक वो अपने आप कॉग्निजेंस नहीं लेगी। आइए पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा क्रक्स बताया इस सेक्शन का। आओ देखिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 81 to 84 both inclusive of parthenae sarita except on a complaint made by some person aggrieved by the offense। aggrieved मतलब जो aggrieved पार्टी है, या हम इसे विक्टिम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विक्टिम भी कह सकते हैं, या आप अपने सहूलियत के लिए aggrieved पार्टी भी कह सकते हैं। इनकी कंप्लेंट जब तक नहीं आएगी तो कोई भी जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोई भी कोर्ट। प्रोवाइडेड वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड, मान लीजिए वो बच्चा है और अनसाउंड माइंड का है, या इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है विच रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट, और इज फ्रॉम कोई सिकनेस वगैरह है, कोई इन्फॉर्मिटी है, अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, जिसकी वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा कोई मामला है कि वो कंप्लेंट नहीं कर पा रहे तब क्या होगा? या फिर कोई महिला है जो कि अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स ऑट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, पर्दानशी वुमेन। अब यहाँ पर पर्दानशी वुमेन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि जो थोड़ी सी वो महिलाएं हैं जिनको पब्लिक में अपेयर करने का राइट नहीं है, उनके कस्टम्स के उसमें आप देख सकते हो, इस्लाम में भी कभी कभी ऐसा होता है, और आपका ये राजस्थान साइड में भी ऐसे वुमेन हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके के जो चीजें हैं, मैं यहाँ पर वो नहीं करी, लेकिन कई सारे जो है रिलीजन भी नहीं कहूंगी, कई सारे ऐसे उसमें ऐसा होता है कि कस्टम्स की वजह से उन्हें बाहर नहीं अपेयर नहीं होने दिया जाता है पब्लिक में। तो अगर इस तरीके का, वो ऐसा चाहती भी है, उनका कंसेंट भी होता है ऐसे ना करने में, वो खुद भी अपेयर नहीं होना चाहती, तो अगर ऐसा कुछ है जिसको आप कंपेल नहीं कर सकते पब्लिक में अपेयर होने के लिए, तो कोई दूसरा पर्सन उनके बिहाफ पर विद द लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट को लीव नहीं कर देना, लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी भाई, कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। अगर कोई दूसरा पर्सन अग्रीव्ड पार्टी के बिहाफ पर आ रहा है तो कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, उसके बिहाफ पर कंप्लेंट करने के लिए। B clause says where such person is the husband or he is serving in any of the armed forces of union, अगर वो पर्सन हस्बैंड है, कौन? अगर वो अग्रीव्ड पर्सन हस्बैंड है और वो सर्व कर रहा है किसी आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में है यूनियन के, अंडर कंडीशंस व्हिच आर सर्टिफाइड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर एज प्रिक्लूडिंग हिम, मतलब उसको रोक रहे हैं, प्रिक्लूडिंग का मतलब उसको रोक रही है, ऐसी कंडीशंस है जो उसको रोक रही है फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, टू अनेबल हिम टू मेक कंप्लेंट इन पर्सन,
मतलब इन पर्सन तो कंप्लेंट कर नहीं सकते क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर जो है वो किसी और पर्सन को जो कि ऑथराइज किया जाएगा उस हस्बैंड के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ, तो इसके बिहाफ पर वो कंप्लेंट कर सकते हैं। C says where the person aggrieved by an offense punishable under section 82 of BNS is the wife, अगर वाइफ है तो कंप्लेंट जो है उनके बिहाफ पर उनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, फादर्स और मदर्स, ब्रदर और सिस्टर और विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ये होगा कैसे? लीव ऑफ द कोर्ट से होगा, बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन। ब्लड मैरिज, अडॉप्शन, किसी भी तरीके से वो उस महिला से रिलेटेड है तो वो कोर्ट की परमिशन लेकर के ऐसा कर सकते हैं, बगैर कोर्ट की परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकते। हर जगह कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है इन मामलों में। सबसेक्शन 2 says for the purpose of subsection 1 no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by any offense punishable under section 84 of BNS। कह रहा है सबसेक्शन 1 के लिए हस्बैंड के अलावा किसी और इंसान को हम अग्रीव्ड नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 84 ऑफ बीएनएस। अग्रीव्ड नहीं मानेंगे मतलब एक वही है जो दुखदाई है, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 3 व्हेन इन एनी केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1, क्लॉज ए ऑफ प्रोवाइजो सबसेक्शन 1, ओके ओके दिस ठीक है। अगर इस तरीके का कोई मामला है तब क्या हो रहा है? The complaint is sought to be made on the behalf of child or person of unsound mind by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be the guardian of the child or the person of the unsound mind. The court is satisfied that there is guardian so appointed or declared. So the court shall, before granting the application for leave, cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard. इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाइल्ड और अनसाउंड माइंड के पर्सन वाला मामला है जहां पर कोई ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट नहीं करी गई है या कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है, देखो ना ही किसी गार्जियन को अपॉइंट किया गया है, ना ही कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है डिक्लेयर करी गई है किसी कोर्ट के द्वारा टू बी द गार्जियन ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दिस चाइल्ड और दिस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर इस तरीके कोई मामला है और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ किसी गार्जियन को उन्होंने खुद से अपॉइंट किया या डिक्लेयर भी किया गया है, कोर्ट की नॉलेज में ये बात नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है, तो ये करने से पहले मतलब उनको ये एप्लीकेशन ग्रांट करने से एप्लीकेशन ग्रांट करने से पहले नहीं, परमिशन ग्रांट करने से पहले वो क्या करेंगे, वो नोटिस मंगवाएंगे उस गार्जियन से, जिस गार्जियन की बात है ना उस गार्जियन से नोटिस मंगवाया जाएगा और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बोलने की कि मतलब वो अपने आप को किस तरीके से अपना गार्जियन उसका मतलब उस पर्सन का, चाइल्ड का या अनसाउंड माइंड का गार्जियन मान रहा है, जिससे कि मतलब बेसिकली वो यहाँ पे आकर के प्रूव करे कि वो क्यों मान रहा है खुद को इनका गार्जियन, ठीक है, लीगल गार्जियन वो क्यों मान रहा है खुद को, ठीक। सबसेक्शन 4 द ऑथराइजेशन रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1 शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए ऑथराइजेशन, शैल बी साइंड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड। ऑथराइजेशन ये हस्बैंड जो है किसी अदर पर्सन को ऑथराइज जब कर रहे हैं, ठीक है, अदर पर्सन को ऑथराइज किया जा रहा है, ये वो वाले ऑथराइजेशन की बात हो रही है। अगर इस तरीके कोई मामला है तो ये साइंड होगा और अदरवाइज अटेस्टेड होगा, या तो हस्बैंड के द्वारा या तो साइन होगा अटेस्टेड होगा। शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशंस अपॉन व्हिच द कंप्लेंट इज टू बी। ये एक स्टेटमेंट कंटेन करेगा जिसमें ये उसको इन्फॉर्म करना है। एक सेकेंड तो ऑथराइजेशन टू क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, ओके सबसेक्शन 1 में हमें ये बताया गया है कि ओके हाँ सही बता रही थी मैं, मुझे लगा कि यहाँ पर हस्बैंड अग्रीड पर्सन नहीं है, हाँ तो यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट कंटेन करेंगे कि जो है उनको एलिगेशंस के बारे में सारी बातें पता है अपॉन विच द कंप्लेंट इज टू बी फाउंडेड, जिसके लिए वो कंप्लेंट कर रहे हैं, और शैल बी काउंटर साइंड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर। ये बात इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि काउंटर साइन कौन करेगा, तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो काउंटर साइन करेंगे एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट साइंड बाय दैट ऑफिसर to the effect that the leave of absence for the purpose of making complaint in person cannot for the time being be granted to the husband। कि जो कमांडिंग ऑफिसर ये बताएंगे कि क्यों बेसिकली उनको लीव नहीं मिल सकती, इस वक्त छुट्टी नहीं मिल सकती, ये उनको बताना पड़ेगा। Subsection 5 says any document purporting to be such an authorization in complying with the provisions of subsection 4। अगर कोई डॉक्यूमेंट लाया गया है कोर्ट में और कहा गया है कि ये ऑथराइजेशन है हस्बैंड के द्वारा और ये कंप्लाई कर रहा है सारी चीजें, मतलब एक डॉक्यूमेंट लाया गया
हमने क्या देखा, क्या डायरेक्शंस दे रखी हैं कि वो डॉक्यूमेंट की ये ऑथराइजेशन किस तरीके का होना चाहिए, साइंड होना चाहिए या टेस्टेड होना चाहिए हस्बैंड की तरफ, और काउंटर साइन होना चाहिए बाय द कमांडिंग ऑफिसर। तो कंप्लाई तो इसी तरीके से होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कोर्ट में आया है इस ऑथराइजेशन का और वो कंप्लाई भी कर रहा है सबसेक्शन 4 की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उससे, एंड एनी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी अ सर्टिफिकेट, और इसको सर्टिफिकेट कहा जा रहा है रिक्वायर्ड बाय दैट सबसेक्शन, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड टू बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। तो ये जो सर्टिफिकेट आया है ना आर्मी की तरफ से, मतलब वहां से जो सर्टिफिकेट आया है उसको हम जेन्युइन मानेंगे, शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। यहाँ पर अगर रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, अगर सामने वाली पार्टी ये प्रूव कर दे कि नहीं ये गलत सर्टिफिकेशन है तो अलग की बात है, प्रूव कर देगी तो कोई बात नहीं। अगर ये बात प्रूव नहीं हुई तो जैसे जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम करेगी कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, एंड शैल बी रिसीव्ड इन एविडेंस, और उसको एज एन एविडेंस रिसीव किया जाएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं उसको एविडेंस रिसीव किया जाएगा या नहीं, और ये शैल प्रिज्यूम वाली बात ध्यान रखना, ठीक है, शैल बी प्रिज्यूम वाली बात ध्यान रखना। Then subsection 6, no court shall take cognizance of an offence under section 64 of BNS where such offence consists of sexual intercourse by a man। कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा सेक्शन नंबर 64 ऑफ बीएनएस का जहां पर एक ऑफेंस कंसिस्ट कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैन के द्वारा विद हिज ओन वाइफ, उसकी खुद की वाइफ के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, द वाइफ बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 years of age। वाइफ की उम्र 18 साल से कम है मान रहे हैं, वाइफ की जो उम्र है वो 18 साल से कम है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके खुद के पति के द्वारा, इफ मोर देन 1 year हैज elapsed फ्रॉम द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बार पूछा गया है, भर भर के पूछा गया है, इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। देखिए मेरी बात समझिए, 1 जनवरी 2023 को महिला के साथ कोई घटना घटी है या फॉर दैट मैटर वाइफ के साथ कोई घटना घटी है, वो इस 18 years से कम है, ठीक। इनके पास टाइम है 1 जनवरी 2024 तक का कि आप कंप्लेंट करिए जाकर के। अगर आपने इस साल में यहां तक कंप्लेंट नहीं करी है, एक पूरा साल मिल रहा है आपको, एक साल में अगर आपने कंप्लेंट नहीं करी तो फिर आप 2 फरवरी 2024 को नहीं जा सकते कहीं, या फॉर दैट मैटर आप 2 जनवरी 2024 को भी नहीं जा सकते। एक साल का टाइम पूरा है कंप्लेंट करने का आपके पास, ये बेसिकली लिमिट बता रखी है, लिमिटेशन बता रखी है, एक साल का टाइम सिर्फ मिलेगा आपको कंप्लेंट करने का। अगर एक साल इलैप्स कर गया, तभी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे उल्टी बात लिखी है, मैंने आपको सीधा समझाया, यहाँ पे उल्टा लिखा है कि अगर एक साल इलैप्स कर गया तो फिर कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस इस मामले का नहीं लेगी, ये यहाँ पर सबसेक्शन 6 में बताया गया है। Then subsection 7 says the provisions of this section apply। भाई इस सेक्शन के जो प्रोविजन है अबेटमेंट पर भी अप्लाई करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट पर भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि वो एक ऑफेंस पे जब उसका कमीशन हो जाता है जैसे कि उस पर अप्लाई करेंगे वैसे कि सेम इस पे भी अप्लाई करते हैं। देन सेक्शन नंबर 220 प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस कह रहा है कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक ऐसे ऑफेंस का जो कि सेक्शन नंबर 85 बीएनएस से पनिशेबल है, एक्सेप्ट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, बिना पुलिस रिपोर्ट के ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस और ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन जो कि अग्रीव्ड है बाय द ऑफेंस और बाय हर फादर, या तो उसके फादर ने कंप्लेंट करी हो, मदर ने करी हो, ब्रदर ने, सिस्टर ने, और बाय फादर और मदर्स ब्रदर और सिस्टर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लीव लेकिन जरूरी होगी, बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन। कोर्ट की लीव चाहिए आपको, पुलिस रिपोर्ट पर हो सकता है, कंप्लेंट अगर करी गई, कंप्लेंट कौन कर रहा है, अग्रीव्ड पर्सन या तो कंप्लेंट कर रहा है उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये लोग अगर कंप्लेंट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई ऐसा इंसान कर रहा है विच हु इज रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, ठीक है, तो कोर्ट की परमिशन लेकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर सेक्शन नंबर 220 में बताया गया, बस इतनी सी बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर 221 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया, तो कह रहा है कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक ऑफेंस का which is punishable under section 67 of भारतीय न्याय संहिता where the persons are in marital relationship, जहां पर उन लोगों का शादी का संबंध है, except upon prima facie satisfaction on the face। prima facie का मतलब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होता है बेटा, केस जाते ही कोर्ट को दिख रहा है सामने कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद या जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको देखने के बाद कोर्ट को लग रहा है कि कुछ दाल में काला है। यहाँ पर प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ही कोर्ट को लग रही है ये चीज, तो प्राइमा फेसाई का मतलब ये होता है, प्राइमा फेसाई अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है उन फैक्ट से व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अपॉन अ कंप्लेंट हैविंग बीन फाइल्ड और मेड बाय वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, तो अगर प्राइमा फेसाई कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है तो जो है वो कॉग्निजेंस ले लेगी, अन्यथा नहीं लेगी, ठीक। 221 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, ये कभी कभी प्री में पूछ लेते हैं, उसमें मार्जिनल हेडिंग में पूछ लिया जाता है, तो ये ऐसे आप ध्यान रख सकते हो।
फिर उसके बाद 222 है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री में कहीं से छोटा मोटा सवाल ऐसे बीच से पूछ लेंगे, मेंस में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 से नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, वो उसका सेक्शन है, क्या बोलते हैं, डिफेमेशन का सेक्शन है। कब तक नहीं लेगा, जब तक कि कंप्लेंट नहीं करी जाएगी अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा। अग्रीव्ड पर्सन ही कंप्लेंट करता है हर जगह, सबसे पहला हक उसी का है कंप्लेंट करने का। प्रोवाइड दैट वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड, अनसाउंड माइंड का है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वही सेम सारे जो चीजें वो यहीं पर है। अगर ऐसा कुछ है तो लीव ऑफ द कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, परमिशन लेनी होगी, मेक कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, तो इनके बिहाफ पर जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन लेके। And notwithstanding anything contained in this Sahita, when any offence falling under section 356 of BNS, कह रहा है संहिता में कुछ भी लिखा है उसको भूल जाओ। जब कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि डिफेमेशन में फॉल कर रहा है, इज alleged to have been committed against a person who at the time of such commission is the president of India, इनके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, डिफेमेशन किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट का किया है, गवर्नर ऑफ स्टेट का किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और ऑफ यूनियन टेरिटरी, और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट जो कि एम्प्लॉयड है, या फिर कोई और पब्लिक सर्वेंट भी हु इज एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। इतनी बड़ी चीजें मैंने अंडरलाइन करी हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब चाहे तो आप इसमें कट्टम कट्टा बना ले, चाहे आप इसमें स्टार बना ले, इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन है इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चलेगा, रुक जाओ इसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या तो ठीक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट है, ये सारे लोग अगर हैं और इनके अगेंस्ट अगर डिफेमेशन का ऑफेंस हुआ है, और ये डिफेमेशन हो किस वजह से रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने जो है उनके कंडक्ट को लेकर के, जब उन्होंने पब्लिक फंक्शन जब वो डिस्चार्ज कर रहे थे, मतलब कि जब वो उस कुर्सी में बैठे थे, जब वो कुर्सी बैठ के ना कोई काम कर रहे थे विच इज रिलेटेड टू पब्लिक फंक्शंस, तब उन्होंने अगर कुछ ऐसा कर दिया, उस बात पे लेकर के इनका डिफेमेशन अगर हो रहा है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस। देखा, ये मैंने क्यों बताया आपको, यहाँ पर क्यों मैंने आपको देखा कहा, कल तक अभी हम देख रहे थे कि एक्सप्रेसली जहां पर प्रोवाइडेड नहीं है वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। जहां पर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है इस संहिता में या किसी और स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, वहां पर अगर एक्सप्रेसली लिख रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही इस मामले में कॉग्निजेंस लेगी, तभी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगी। इस मामले में एक्सप्रेसली लिख रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही कॉग्निजेंस लेगी, तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है भैया, नहीं तो जनरली मजिस्ट्रेट जो है कमिट करते हैं ट्रायल के लिए। ठीक, वे टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड। देखो कमिटेड वाली बात आ गई ना, यहाँ पर जो है केस कमिट करने की कोर्ट ऑफ सेशन को जरूरत नहीं है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट वगैरह की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन खुद ही कॉग्निजेंस ले रही है अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कंप्लेंट कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं आपको बताऊं छोटी छोटी बातें क्या पूछी जाती है। एक तो सबसे पहली बात की कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगा, ठीक, इस मामले में। दूसरी बात क्या पूछा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन कंप्लेंट करेगा इस मामले में, ये लोग नहीं जाएंगे कंप्लेंट करने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसेक्शन 3, एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल सेट फोर्थ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस अलेज्ड। उस कंप्लेंट में सारी चीजें जो है लिखी रहेंगी कि क्यों मतलब कहा जा रहा है कि ऑफेंस हुआ है इनके अगेंस्ट, द नेचर ऑफ सच ऑफेंस, उस ऑफेंस का नेचर क्या है, such other particulars as are reasonably sufficient to give notice to the accused of the offence alleged to have been committed by him। भाई जिसने डिफेमेशन किया है उसको जो है बताने के लिए पर्याप्त हो चीजें। देन उसके बाद सबसेक्शन 4 says no complaint under subsection 2 shall be made by the public prosecutor except with the previous sanction। एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, कह रहा है कोई भी कंप्लेंट जो है सबसेक्शन 2 के अंदर नहीं करी जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जब तक कि आपने परमिशन नहीं ली है स्टेट गवर्नमेंट की, इन द केस जहां पर वो गवर्नर था, ये गवर्नर था स्टेट का, और द मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट। स्टेट, भाई देखो स्टेट गवर्नमेंट की जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी जब वो पर्सन है या रह चुका है गवर्नर स्टेट का या मिनिस्टर है उस गवर्नमेंट का। इन द केस ऑफ एनी अदर, और अगर कोई दूसरा और पब्लिक सर्वेंट है एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी जो है कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे जब इनकी परमिशन ले लेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
कि प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होगी, परमिशन की जरूरत होगी। कह रहा है नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 months। 6 महीने के अंदर अंदर भाई कंप्लेंट कर दो, उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ सेशन इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी। बैठी थोड़ी ना कोर्ट ऑफ सेशन आप लोगों के लिए, जब हुआ है वो ऑफेंस हुआ है, कमिट हुआ है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है तुरंत से कंप्लेंट कर दीजिए। ठीक, nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint। कह रहा है इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है उससे वो ये राइट को इफेक्ट नहीं कर रहा है एक ऐसे पर्सन की जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो भी लोग हैं, अच्छा जिसके अगेंस्ट जो है डिफेमेशन का ऑफेंस कमिट हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ने जिसके अगेंस्ट जो है डिफेमेशन का ऑफेंस कमिट किया गया है, तो वो कंप्लेंट खुद से जाकर के कर सकते हैं उन मजिस्ट्रेट को जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, और उनकी जो पावर और द पावर ऑफ सच मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन सच कंप्लेंट। ठीक है, ये चीज है, वो खुद से जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो उस बंदे की राइट को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो चाहे तो खुद से जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 16, जो हम लोग 16 ही है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं रोमन में हम भी। ठीक है, तो अब ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 15 अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। 2 क्लासेस में हम लोगों ने इसको रैप अप किया है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इसके जो अभी बाद वाले जो सेक्शंस हैं, ये डिफेमेशन वाला हो गया, जिस दिन मजिस्ट्रेट वाला हो गया, आपका ये मैरिज वाले हो गया, ये सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 15 में। बाकी सेक्शंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के 1-2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच के सेक्शन जो है छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बाकी मैंने थोड़ा बहुत उसका क्रक्स आपको बता दिया था, सेक्शन तो बताया ही है मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।